चिल्ड्रन वी आर कंटिन्यूइंग चैप्टर नंबर 12 साउंड। तो हमने पीछे कल साउंड के बारे में पढ़ा था कि क्या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, वो सब चीज़ें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। हमने देखा था कि साउंड की स्पीड है वो भी कैसे बढ़ती है, क्या उसकी स्पीड होती है, स्पीड हमने निकाला भी था। तो अब हम देखेंगे अलग अलग मीडियम्स के अंदर उसकी स्पीड कैसी होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अलग अलग माध्यमों के द्वारा अलग अलग तरीके से, आप जब गाड़ी में बैठ के जाओगे, बस में बैठ के जाओगे, साइकिल में बैठ के जाओगे, तो तीनों की स्पीड तो अलग अलग ही होगी ना ऑब्वियसली। वैसे साउंड जो है वो भी अलग अलग मीडियम्स के अंदर अलग अलग तरीके से ट्रैवल करता है। फॉर एग्जांपल, जब आप बिजली कड़कती हुई देखते हो तो बिजली आपको पहले दिखाई देती है और उसका साउंड कुछ समय के बाद सुनाई देता है। तो इसका मतलब यही होता है कि साउंड जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से ट्रैवल करता है। We can make out that sound travels with a speed which is much less than the speed of light. यानी कि हमें पहले बिजली दिखाई देती है और फिर साउंड सुनाई देता है। तो इसका मतलब लाइट जो है वो तेज ट्रेवल करती है और साउंड जो है वो स्लो ट्रेवल करता है। The speed of sound depends on the properties of medium through which it travels. अब किस मीडियम से वो ट्रेवल कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी स्पीड। You will learn about this dependence in higher classes. The speed of sound in a medium depends on the temperature of the medium. देखिए पहली चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि स्पीड जो है साउंड की वो सबसे पहले उस मीडियम के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि उसका टेम्परेचर कितना है। The speed of sound decreases when we go from solid to gaseous state. जैसे जैसे हम सॉलिड से गैस में जाएंगे तो स्पीड साउंड की वो कम होती जाएगी। ये भी याद रखना आपको कि सॉलिड से गैस में जाते जाते साउंड की स्पीड कम हो जाएगी। इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। जैसे कि बताया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी। एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 331 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री एंड 344 मीटर पर सेकेंड एट 22 डिग्री सेल्सियस। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ने लगेगा। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस और दूसरा बताया है यानी कि पहले 0 पे इतना था तो 0 डिग्री पे था 331 मीटर पर सेकेंड, और जैसे जो टेम्परेचर बढ़ा 22 डिग्री सेल्सियस हुआ तो स्पीड भी बढ़ गई। तो यानी कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए टेम्परेचर अच्छा चाहिए तो स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिए कुछ मेटल्स के बारे में बताया गया है और उस सब्सटेंस के अंदर उसकी स्पीड कितनी है। जैसे सॉलिड की बात करें, स्टील, एल्यूमिनियम, निकल, आयन, इनके अंदर स्पीड बताई गई है। इसमें सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम के अंदर है और ये आपको टेबल याद रखना है। लिक्विड की बात की जाए तो सी वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा है। गैसेस की बात की जाए तो हाइड्रोजन के अंदर सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड रहती है। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। साउंड, क्या आपने देखा है कि साउंड रिफ्लेक्ट करता है? आप जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो शीशे में आपकी इमेज दिखती है, तो इसका मतलब वो शीशा जो है वो हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे प्रतिबिंब को। वैसे हम आप बॉल को एक बॉल को दीवार पे मारोगे तो बॉल वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आपके पास आ जाएगी। अगर आप पैर से फुटबॉल को किसी भी डायरेक्शन में फ्लिक कर दोगे तो वो उस तरफ चली जाएगी, यानी कि डिफ्लेक्शन होता है। तो क्या साउंड भी रिफ्लेक्शन शो करता है? Sound bounces off a solid or a liquid like a rubber ball bounces off a wall. Like light, sound gets reflected at the surface of a solid or liquid and follows the same laws of reflection as you have studied in earlier classes. क्या हो गया? The direction in which the sound is incident and is reflected make equal angles with the normal to the reflecting surface at the point of incidence, and the three are in the same plane. An obstacle of large size which may be polished or rough is needed for the reflection of sound waves. अब जैसे कि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, जो चैप्टर था हमारा पहले हम पढ़ चुके लाइट वगैरह के अंदर, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो आपने देखा था कि एक होती है रे जो कि आती है जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जो होती है वो कैसे गिरती है मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा प्लेन है, सरफेस है, तो इधर से जो आएगी ये रे होगी, इंसिडेंट रे एक तरफ से आएगी और वो रिफ्लेक्ट होकर पार निकल जाएगी जिसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में एक लाइन लगाते हैं जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होता है कि जो एंगल इधर बनेगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वैसा ही एक एंगल उसके ऑपोजिट साइड में बनेगा जो बनेगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। ये दोनों एंगल जो है इसको हम एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो ये दोनों एंगल जो है वो सेम होंगे और ये सारा एक ही प्लेन में होगा, यानी कि कोई भी इन तीनों में से कोई भी लाइन, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे या जो बीच में लाइन जो होती है नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, एक ही तरफ होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमको बताती हैं कि जो साउंड जो है वो भी रिफ्लेक्ट होता है, वो भी रिफ्लेक्शन शो करता है। अब हम देखेंगे एको के बारे में। एको का मतलब होता है, आपने नोटिस किया होगा बच्चों को बहुत शौक होता है इस चीज़ का, जब आप किसी खाली रूम में जाते हैं, किसी बड़े खाली रूम में, बड़ा हॉल होता है जो खाली पड़ा है, और या फिर आप पहाड़ों में जब जाते हो घूमने के लिए, तो उस समय बच्चों को बड़ी आदत होती है कि वो ज़ोर से चिल्लाते हैं और उनको वही चीज़ दोबारा सुनाई देती है। और वो चीज़ जो सुनाई देती है, यानी कि आपने जब अपना नाम लिया, अब बच्चे ने अपना नाम लिया, अब वही नाम थोड़े समय के बाद वापस सुनाई देता है। जैसे कोई बच्चा बोलता है ओ ए, तो वही साउंड उसको दोबारा सुनाई देगा कुछ समय के बाद, तो इसको बोलते हैं एको। जो दोबारा जो साउंड सुनाई देता है इसको कहा जाता है एको। This sound which we hear is called an echo. The sensation of sound persists in our brain for about 0.1 second. To hear a distinct echo, the time interval between the original sound and the reflected must be at least 0.1 second. If we take the speed of sound to be 344 meter per second at a given temperature, say at 22 degrees Celsius in air, the sound must go to the obstacle and reach back to the ear of the listener on reflection after 0.1 second. Hence, the total distance covered by the sound from the point of generation to the reflecting surface and back should be at least 344 meter per second into 0.1 second, that is 34.4 meters. Thus, for hearing distinct echoes, the minimum distance of the obstacle from the source of sound must be half of this distance, that is 17.2 meter. This distance will change with temperature of air. Echoes may be heard more than once due to successive and multiple reflections. The rolling of thunder is due to the successive reflection of the sound from a number of reflecting surfaces such as clouds and the land. अब बहुत लंबा ये मैंने रीडिंग कर दिया है, आई डोंट नो वेदर आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कुछ समझ कुछ नहीं आया होगा ऑब्वियसली। तो देखिए एको क्या होता है वो तो क्लियर हो गया आपको कि एको मतलब जो साउंड हमको सुनाई देता है हमारे बोलने के काफ़ी देर बाद। तो एक्चुअल में क्या होता है कि साउंड जो है वो हम जब बोलते हैं तो तुरंत हमारे कानों तक चला जाता है और हमें सुनाई दे जाता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है साउंड जो है वो किसी चीज़ से टकरा कर, जैसे कि हमने पढ़ा ना पीछे, रिफ्लेक्शन शो करता है साउंड। तो अगर वो रिफ्लेक्शन शो करता है साउंड, यानी कि साउंड के रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो साउंड उस ऑब्स्टेकल से, उस रुकावट से टकरा के वापस आता है हमारे कान तक, तब वो हमें दोबारा सुनाई देता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त होती है कि कोई भी साउंड जो है अगर वो 0.1 सेकेंड के अंदर हमारे तक पहुंच जाए तो वो हमें दोबारा सुनाई नहीं देता है। लेकिन अगर ये समय उससे ज़्यादा हो जाए, कितना सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड से ज़्यादा समय लगे उसको हमारे तक पहुंचने में, तब वो हमें दोबारा सुनाई देता है। इसीलिए जब आप पहाड़ में जाते हैं या कोई ऐसी जगह पर हो जहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, आपने नोटिस किया होगा छोटे रूम के अंदर ऐसा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बड़ा रूम है, हॉल बड़ा है, जहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है। अब ये चीज़ डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर भी, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। तो जब आप पहाड़ के अंदर जाकर बोल रहे हैं तो वहाँ पर आपने आवाज़ लगाई तो पहाड़ तक जाते हुए आवाज़ को समय लगेगा, और वहाँ टकरा के फिर वो वापस आएगी उसमें भी समय लगेगा। तो ये जो समय है 0.1 सेकेंड से ज़्यादा होगा। इसीलिए वो साउंड जब आप बोलोगे तब तो सुनाई देगा आपको, लेकिन वो वहाँ टकरा के फिर वापस आके दोबारा वही आवाज़ आपको सुनाई देगी। आपने मूवीज़ में देखा होगा ऐसा होते हुए। तो इसको कहते हैं एको। अब एको जो है वो कभी कभी मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी शो करता है, इसीलिए हमको एक से ज़्यादा बार भी सुनाई देती है। जैसे आपने किसी का नाम लिया, अपने दोस्त का नाम लिया, अब वो नाम जो है आपने बोला, पहली बार तो कब सुनाई देगा, जब आप उसको बोलोगे तुरंत सुनाई देगा आपकी आवाज़ के द्वारा ही। दूसरा वो सुनाई देगा जब वो सामने से टकरा के वापस आएगा। कभी कभी वो 2 से ज़्यादा बार भी सुनाई देता है, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि ज़्यादा सरफेस हैं, वो अलग अलग चीज़ों से टकरा के हमें दोबारा सुनाई देता है। जैसे बिजली की बात करें, बिजली भी हमको कड़कने के बाद उसकी इको सुनाई देती है। तो इको सुनाई देने का मतलब ये होता है बिजली जो है वो बादलों से जो साउंड पैदा होता है ना, गड़गड़ाहट, वो बादलों से टकराकर ज़मीन से टकरा के एको प्रोड्यूस करता है। इज दैट क्लियर? आगे हम देखेंगे रिवर्बरेशन के बारे में। अ साउंड क्रिएटेड इन ए बिग हॉल विल परसिस्ट बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल्स until it is reduced to a value where it is no longer audible. The repeated reflection that results in this persistence of sound is called reverberation. In an auditorium or a big hall, excessive reverberations is highly undesirable. To reduce reverberation,
The roof and the wall of the auditorium are generally covered with sound absorbent material like compressed fiberboard, rough plaster or draperies. The seat material are also selected on the basis of their sound absorbing properties. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मस्त टॉपिक है जो आपको समझने में मज़ा आएगा सीखने में। आप सिनेमा हॉल में जाते हो पिक्चर देखने, सिनेमा हॉल में जब पिक्चर देखने जाते हो तो आपने नोटिस किया होगा सिनेमा हॉल की जो अंदर जहाँ पर आप जिस हॉल में बैठ के पिक्चर देखते हो उस दीवार पे हाथ लगाया है, क्या लगा होता है? कारपेट लगा होता है उसके ऊपर। कारपेट मतलब सॉफ्ट कपड़ा लगा होता है। वैसे ही जब आप नीचे चलते हो जो बॉटम होता है वहाँ पे भी कपड़ा लगा होता है, रेड कलर का ज़्यादातर सॉफ्ट कपड़ा होता है। जिस सीट पे आप बैठते हो वो भी गद्दीदार सीट होती है, ठीक है ना। और उसके जो कॉर्नर्स होते हैं सिनेमा हॉल का जो ऑडिटोरियम जहाँ पर आप बैठ के पिक्चर देखते हैं वो सीधा नोकीले कोने नहीं होते हैं, उसके ऐसे गोलाई में दिए गए होते हैं ज़्यादातर। उसका शेप ऐसा बनाया जाता है ताकि वहाँ पर ज़्यादा कॉर्नर्स ना निकले। इसका कारण क्या है? इसका कारण है एको को कंट्रोल करना, यानी कि जिसको हम रिवर्बरेशन कहते हैं वो कंट्रोल करना। एक्चुअल में साउंड जैसे हमने देखा अभी पढ़ा पीछे कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस भी शो करता है। तो सिनेमा हॉल के अंदर आवाज़ कितनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है ना। तो जब वो आवाज़ निकलती है इतनी तेज तो वो एक कोने से टकराएगी, फिर दूसरे से टकराएगी, फिर तीसरे से ऐसे टकरा के वो तो एको क्रिएट करती रहेगी जिससे हमें साउंड प्रॉपर्ली सुनाई नहीं देगा। क्योंकि वहाँ पर हम तो अपने हिसाब से बोल कर रुक जाएंगे 2 मिनट तो हमें एको सुनाई देगा, लेकिन वो पिक्चर के अंदर तो डायलॉग्स कंटिन्यू चलते रहेंगे ना। तो इस तरह तो हमें डायलॉग भी कुछ समझ नहीं आएगा और हम पागल हो जाएंगे, ऐसा फील होगा कि बार बार एक ही डायलॉग रिपीटेड आएगा। पहला डायलॉग 10 बार रिपीट हुआ, फिर दूसरा चालू हुआ, फिर बीच में दूसरा घुस गया, तीसरा घुस गया, ऐसे खिचड़ी पक जाएगी। तो ऐसे में जो रिपीटेड रिफ्लेक्शंस होते हैं इसको कहा जाता है रिवर्बरेशन। और इस रिवर्बरेशन को रोकने के लिए जो दीवारें होती हैं उनको साउंड प्रूफ बनाया जाता है। साउंड प्रूफ बनाने का मतलब उसके अंदर ऐसा मटेरियल लगा दिया जाता है जो साउंड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। अगर वो दीवार सख्त होगी तो उससे टकरा के साउंड वापस आ जाएगा, लेकिन वो कारपेट जो होता है सॉफ्ट होता है, उसके ऊपर मैट जो लगा होता है, इसलिए वो साउंड एब्जॉर्ब कर ले। इसी कारण से जो नीचे का कारपेट भी ऐसा डाला होता है और हमारी सीट्स का मटेरियल भी ऐसा यूज़ किया जाता है ताकि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले। यूजेज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब साउंड का जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, क्या उसका कोई उपयोग होता है? शायद बताया गया, कुछ देखते हैं क्या उपयोग होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। मेगाफोन्स और लाउड हेलर्स, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रम्पेट्स एंड शहनाइज आर ऑल डिजाइन टू सेंड साउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन। आप जानते हो लाउड स्पीकर जो आपने देखा होगा, चलो बाकी चीज़ें तो नहीं, लाउड स्पीकर देखा होगा ना। तो लाउड स्पीकर का मुंह कैसा होता है? गोल सा होता है और एक ही तरफ भोंपू टाइप होता है, एक ही तरफ होता है। जब आप उसमें मुंह रख के बोलोगे तो आपको साउंड एक ही तरफ सुनाई देगा, पीछे साउंड जाएगा नहीं जाएगा, एक ही डायरेक्शन में प्रॉपर सुनाई देगा, ठीक है। यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, इसको बोला था मेगाफोन। क्या कहते हैं? मेगाफोन। और दूसरा हॉर्न बताएगा, देखो इनके आगे कुप्पी सी बनी हुई है, गोला सा बना हुआ है, जिससे साउंड की डायरेक्शन हमें पता लग जाती है कि कौन सी डायरेक्शन में साउंड जाएगा। In these instruments, a tube followed by a conical opening reflects sound successively to guide most of the sound wave from the source in the forward direction towards the audience. अब इसमें आपको पता है कि जिस तरफ हमें कुछ बोलना है, पुलिस वालों को देखा होगा आपने मूवीज़ के अंदर, पुलिस वाले जब कहीं आतंकवादी छुपा है, कोई गुंडा छुपा है, विलन है, उसको पकड़ने के लिए जाते हैं तो उस माइक में, उस लाउड स्पीकर में बोलते हैं मुँह में लगा के, पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, जल्द से जल्द अपने हथियार डालकर अपने आप को हमारे हवाले कर दो वरना तुम मार दिए जाओगे। तो ऐसे बोलने के लिए जो वो लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं वो एक ही डायरेक्शन में यूज़ किया जाता है। तो ये जो इसका भोंपू बना होता है आगे गोला, उसका मतलब ये होता है कि साउंड का सोर्स जहाँ से साउंड निकल रहा है वहाँ से आगे के भोंपू के द्वारा साउंड को एक ही डायरेक्शन देने की कोशिश की जाती है कि इसी डायरेक्शन में साउंड जाए। स्टेथोस्कोप इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पर आपने देखा मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज़ कैसे हुआ। अब आपने वो भोंपू गोला देखा जो, तो अंदर से साउंड निकलेगा, उस गोले के साइडों से टकरा के वो सीधा एक ही डायरेक्शन में जाएगा। वैसे स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, डॉक्टर जो आपकी हार्ट चेक करता है ना, हार्ट बीट वगैरह, छाती चेक करता है, वो कान में लगा के, दो ऐसे कान में लगा के उसको आपके छाती पे लगा के चेक करता है, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। उसका यूज़ किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर जो साउंड है उसको हियर करने के लिए, स्पेशली हार्ट बीट या फिर लंग्स के साउंड को। अब बच्चा है, बहुत खांसी हो रही है तो डॉक्टर वो लगा के देखेगा, अगर छाती में से आवाज़ आती है इसका मतलब उसकी छाती जमी हुई है, रुकी हुई है, छाती में कफ जमा हुआ है। अब इसमें भी यही होता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो सुना जाता है। अब वो जो लगाया जाता है, इतना सा हिस्सा होता है जो आपकी छाती पे लगाया जाता है,
उसके अंदर साउंड जाता है, यानी कि अलग अलग जगह पर साउंड चौड़ा होता है, थोड़ा आपने देखा, उस चौड़े में से सारा साउंड एक पाइप के द्वारा उसके कान में जाता है डॉक्टर के, यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन उसको कलेक्ट करके उसको उस पाइप के द्वारा डॉक्टर के कान तक पहुंचा दिया गया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज हुआ। Generally, the ceilings of concert halls, conference halls and cinema halls are curved so that sound after reflection reaches all corners of the hall as shown in figure 12.14. Sometimes a curved soundboard may be placed behind the stage so that the sound after reflecting from the soundboard spread evenly across the width of the hall. अब क्या होता है ऐसे में, आप देखिए यहाँ पर जो स्पेशली जो हॉल्स होते हैं जहाँ पर प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, कॉन्सर्ट हॉल्स हो गए, ऑडियंस हो गए, सिनेमा हॉल्स हो गए, वहाँ पर भी ऐसा किया जाता है कि जो सीलिंग्स होती हैं, छतें उनकी, वो कर्व्ड बनाई जाती है ज़्यादा इस तरीके से, कर्व्ड। देखो आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो 12.14, तो क्या होता है कि साउंड, आप पिक्चर देख रहे हो 12.14 दिया है, उसमें आप देख रहे हो ऊपर से कर्व्ड सरफेस दिया गया है, यानी कि जो छत आप देख रहे हो कैसी दी गई है, कर्व के तौर पे इसको शेप दिया गया, देखिए, यानी कि गोलाई में इसको दिया गया है, गोलाई में है ना, गोलाई में होने का रीज़न ये है कि ताकि रिफ्लेक्शन के बाद सबके पास इक्वली साउंड पहुंचे, ऐसा ना हो कि भाई टकराने के बाद साउंड इक्वली ना फैले। तो कर्व्ड होगा तो क्या होगा, आप देख रहे हो प्रॉपर रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, वो एकदम बराबर रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन कर्व्ड ना हो तो ऐसा नहीं होता है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हो, साउंड बोर्ड, कभी कभी साउंड बोर्ड का यूज़ किया जाता है। तो साउंड बोर्ड क्या करता है, सोर्स ऑफ साउंड देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है, तो यहाँ से जब साउंड निकलता है तो साउंड बोर्ड पर टकराकर सब डायरेक्शन में इक्वली वो फैल जाता है। आगे हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ हियरिंग के बारे में। अब रेंज ऑफ हियरिंग मतलब कौन सा साउंड हमको सुनाई देता है और कौन सा नहीं। तो हम लोगों को 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड जो होता है वो सुनाई देता है। अगर वो साउंड 20 हर्ट्ज से नीचे होगा तो हमको सुनाई नहीं देगा, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगा तो भी हमको सुनाई नहीं देगा। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 एंड सम एनिमल्स सच एज डॉग्स कैन हियर अप टू 25 किलो हर्ट्ज। अब हमारा जो हियरिंग कैपेसिटी 20,000 तक होता है, लेकिन 5 साल के बच्चे और कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। यानी कि हमारी कैपेसिटी 20,000 तक है, लेकिन बच्चे जो हैं वो 25,000 हर्ट्ज तक भी सुन सकते हैं। 25 किलो हर्ट्ज लिखा है, किलो हर्ट्ज का मतलब अगर उसको हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। As people grow older, their ears become less sensitive to higher frequencies. Sounds of frequencies below 20 Hz are called infrasonic sound और infrasound. अब जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हमारी जो साउंड सुनने की जो क्षमता है वो कम होने लगती है, और ज़्यादातर अडल्ट लोगों की जो क्षमता रहती है वो 20 हर्ट्ज तक उनको सुनाई नहीं देता है। 20 हर्ट्ज से ऊपर आएगा तो सुनाई देगा, 20 हर्ट्ज तक सुनाई नहीं देगा। तो जो भी साउंड 20 हर्ट्ज से कम होता है उसको कहा जाता है इंफ्रासोनिक या फिर इंफ्रा साउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है, इंफ्रासोनिक या फिर इंफ्रा साउंड। इसका मतलब होता है 20 हर्ट्ज से कम की साउंड। If we could hear infrasound, we would hear the vibrations of a pendulum just as we hear the vibration of the wings of a bee. Rhinoceros communicate using infrasound of frequency as low as 5 Hz. Rhinos जो होते हैं, गैंडे बोलते हैं जिनको, गैंडे जब आपस में बात करते हैं तो वो 5 हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इतना कम होता है कि हमें पता भी ना लगेगा। Whales and elephants produce sound in infrasound range. Whale और elephant की बात करो, वो भी infrasound प्रोड्यूस करते हैं, infrasonic sound, यानी कि 5 हर्ट्ज, यानी कि 20 से कम वाला ही। Earthquake produce low frequency infrasonic before the main shock wave begins, which possibly alert the animals. अब क्या होता है, earthquake जब आता है ना, तो earthquake आने से पहले इंफ्रासोनिक वेव क्रिएट होती है, यानी कि साउंड जो होता है ना, earthquake तो बहुत जोर से आता है, तो वो 20 किलो हर्ट्ज तक चला जाता है वैसे तो साउंड, लेकिन जब अर्थक्वेक आने वाला होता है उससे पहले बहुत लो इंटेंसिटी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है, और ये इंफ्रासोनिक साउंड जो है जानवर सुन लेते हैं। आपने देखा होगा, बोलते हैं ना कि पशुओं को, जानवरों को अर्थक्वेक की पहले से भनक लग जाती है। वो भनक कैसे लगती है, इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है इस वजह से। अब हमने ये तो देख लिया इंफ्रासोनिक किसको बोलते हैं, जो 20 से कम होता है। जो 20,000 से ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक मतलब 20 से कम, अल्ट्रासोनिक मतलब 20,000 से ज़्यादा।
अल्ट्रासाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स सच एज डॉल्फिन्स, बैट्स एंड पोर्पोइजेस। तो कुछ जानवर जो हैं जो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, हर एक नहीं करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में कि उसका यूज़ कहाँ होता है। अल्ट्रासाउंड इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है ज़्यादातर। अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस, फॉर एग्जांपल स्पाइरल ट्यूब, ऑड शेप्ड पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट्स टू बी क्लीन्ड आर प्लेस्ड इन अ क्लीनिंग सॉल्यूशन and ultrasound waves are sent into the solution. Due to the high frequency, the particles of the dust, grease and dirt get detached and drop out. The object thus gets thoroughly cleaned. अब अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है ऐसी चीज़ों को क्लीन करने में जिसका शेप जो है वो इस प्रकार का होता है कि उसके अंदर आप हाथ डाल के या किसी चीज़ से उसको साफ नहीं कर सकते। कोई मशीन का पार्ट हो गया, कोई भी पार्ट हो सकता है, इवन हम कह सकते हैं, तो वहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं। अब क्या किया जाता है, सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया जाता है उसको, क्लीनिंग सॉल्यूशन के अंदर जिस चीज़ को क्लीन करना है, फिर उसके अंदर से अल्ट्रासाउंड डाला जाता है उस सॉल्यूशन के अंदर। अल्ट्रासाउंड क्या करता है, वो उसके अंदर थोड़ी हलचल मचा देता है जिससे जो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, गंदगी होती है, वो सारी वहाँ से उस चीज़ से निकल कर सॉल्यूशन में मिल जाती है। दूसरा है यहाँ पर अल्ट्रासाउंड का यूज़, अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स। तो आगे हम पढ़ेंगे सोनार के बारे में, क्योंकि बाकी जो टॉपिक्स हैं वो आपके इस साल कट हैं, इसलिए हम लोग सोनार डायरेक्ट शुरू करेंगे। सोनार की बात करते हैं। द एक्रोनिम सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी कि सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार इज अ डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। सोनार का उपयोग किया जाता है, इसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। इससे क्या पता लगता है, डिस्टेंस, स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की, अगर पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कितनी है, और उसकी डायरेक्शन भी पता लगाई जा सकती है सोनार की मदद से। अब सोनार काम कैसे करता है वो हम देखते हैं। तो जैसा कि आप शिप देख रहे हैं आप शिप है, क्या दी गई है, बोट। तो इस पे देखिए आप, वाटर सरफेस के ऊपर नीचे एक भेजा जाता है सिग्नल, आप देख रहे हो नीचे सिग्नल भेजा गया जो ज़मीन से टकरा के पानी के अंदर फिर ऊपर आया, यानी कि जो भेजा गया उसको बोलते हैं ट्रांसमीटर, और जो नीचे टकरा के वापस आया उसको बोलते हैं डिटेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके का सेटअप होता है। द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स। ट्रांसमीटर क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है और अंदर भेजता है। दीज वेव्स ट्रेवल थ्रू वाटर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द सीबेड गेट रिफ्लेक्टेड बैक एंड आर सेंस्ड बाय द डिटेक्टर। ये जो साउंड वेव्स हैं ये ज़मीन पे यानी कि समंदर के तल पे टकरा के वापस ऊपर डिटेक्टर जो रिसीवर है वहाँ तक पहुँच जाती हैं। तुमको आता नहीं है कुछ भी, क्या करो ना यार। डिटेक्टर कन्वर्ट्स द अल्ट्रासोनिक वेव्स इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स व्हिच आर एप्रोप्रिएटली इंटरप्रेटेड। The distance of the object that reflected the sound wave can be calculated by knowing the speed of sound in water and the time interval between transmission and reception of the ultrasound. अब फॉर एग्जांपल आप समझ ही सकते हैं इतनी बात तो, कि साउंड वेव जो है धरती पे जाएगी अंदर, उसके नीचे पानी के अंदर, तो पानी के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट से टकरा के वो वापस जाएगी। भाई कोई जहाज डूब गया अंदर या कोई नीचे तल पे पत्थर पड़ा उससे टकरा के वो वापस जाएगी। तो साउंड की जो स्पीड है, साउंड की स्पीड पानी में कितनी होती है उसके हिसाब से, और उसको वहाँ से वहाँ आकर वापस जाने में कितना टाइम लगा, उन दोनों के द्वारा उसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है, लेट द टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड सिग्नल बी टी एंड द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू सी वाटर बी वी। अब स्पीड ऑफ साउंड दिया है v और टाइम जो दिया है वो t दिया है। तो द डिस्टेंस 2d ट्रेवल्ड बाय द अल्ट्रासाउंड इज देन 2d इज इक्वल टू v इंटू टी। अब डिस्टेंस कैसे होगा 2d, कि एक तो वो नीचे गया फिर वहाँ से वापस गया, जितना वो नीचे आई उतना ही ऊपर गई, तो 2d होगा ना, डिस्टेंस डबल हो गया। तो 2d इज इक्वल टू v इंटू टी। v मतलब साउंड की स्पीड, t मतलब टाइम टेकन। तो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू, वैसे आपने ये देखा ही होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पता है ना आप लोगों को। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालना हो तो टाइम इक्वल टू के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम।
तो यहाँ पर हमने स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया तो डिस्टेंस निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस हमारा जो निकलेगा वो 2D के हिसाब से निकलेगा, डबल निकलेगा, क्योंकि उसको टकरा के वापस जाने में समय लगेगा वो, फिर उसको हम आधा करके अपना जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं। द अबव मेथड इज कॉल्ड इको रेंजिंग। इस मेथड को कहा जाता है इको रेंजिंग। ये भी आपको याद रखना है इको रेंजिंग क्या है। The sonar technique is used to determine the depth of sea and to locate underwater hills, valleys, submarines, icebergs, sunken ships etc. यानी कि पानी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का, डूबे हुए ऑब्जेक्ट का, शिप का, पत्थर का, वैली का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो इसी टेक्निक के द्वारा अपने खाने तक पहुंचते हैं। जैसे कि आप बैट को देख रहे हो, यहाँ पर बैट देख रहे हो ना, बैट ने क्या किया, अल्ट्रासाउंड जो था वो बैट ने एमिट किया, अल्ट्रासाउंड छोड़ा बैट ने। अब उसके रास्ते में जो ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि कोई भी कीड़ा पतंगा उसके रास्ते में आएगा, उस कीड़े से टकरा के वो साउंड वापस उस तक जाएगा, तो इससे उसको पता लग जाएगा कि रास्ते में कोई है, तो वहाँ जाके उसका शिकार करके अपना खाना उसको बना सकता है। तो ये सोनार की तरह एक टेक्निक है जिसका उपयोग पशु पक्षी भी करते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए।